अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम खबरें होंगी और इन सारी अहम खबरों से पहले एक बहुत बड़ी अहम बात और एक अहम दिन आज का है, क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आज जो दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज हैं वो मनासिक के हज के पहले मरहले में मिना गुज़िश्ता रोज़ पहुँच चुके थे और आज़मीन हज ने वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद अब बहुत सारे लोग इस वक्त अरफात पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त अरफात की तरफ रवाना हैं और हम देख रहे हैं कि दुआओं का सिलसिला जारी है। नवाफिल शब की अदायगी की गई, तिलावत कुरान पाक, तौबा इस्तग़फ़ार का जो है वह एहतमाम किया जाता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हज के मुताबिक वहाँ पर जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं, खाने काबा की बात करते हैं, तो 9 ज़िलहज है और वहाँ पर जो रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे आज़मीन पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। वहाँ पर मस्जिद नमरा में खुतबा सुनेंगे। आज खुतबा हज भी होगा जो कि हम सब के लिए बहुत अहम है। जब हम बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज दिया जो आज तक मुसलमानों के लिए जो है वो मशाल राह है, जिसमें जो जो बातें हुई हम सब अगर उसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें तो इंसानों के लिए और ताअबद जितने भी मुसलमान इस दुनिया में आएंगे उन सब के लिए मशाल राह है। बहरहाल इसके अलावा जो है वो आज जो इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर माहिर बिन मोहम्मद खुतबा हैं वो मोहम्मद हैं, वो खुतबा देंगे आज का। और ये सब खुतबा जो है वो ट्रांसलेट भी किया जाएगा, टीवी स्क्रीन्स पर भी आप देखेंगे। और ज़रूर एहतमाम करें कि अपनी नमाज़ों के साथ जब ये खुतबा हो रहा हो तो ज़रूर सुने बार बार। जैसे कल भी मैंने कहा कि जुम्मे का दिन था, बहुत अफजल दिन है। ये सारे ही दिन बहुत अहम, बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह ताला के करीब जो है वो बंदा इस वक्त होता है अपनी दुआओं के थ्रू, अपनी जो है इबादत के ज़रिए से, अपने नवाफिल के ज़रिए से। तो जिस भी ज़रिए से आप अल्लाह ताला के नज़दीक होना चाहते हैं ज़रूर अदायगी कीजिए और बार बार तकबीर कीजिए, तलबी कीजिए और अपने घरों में जो है ना वो उसको लगा लीजिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, विर्द करते रहिए और इसका एहतमाम कीजिए। और ख़ुतबा लाजमी सुने कि उसमें कहा क्या जा रहा है। और इस वक्त दौर हाज़िर की ज़रूरत के मुताबिक जो है ना हर साल ख़ुतबा दिया जाता है। तो इस वक्त हम जो है हज के हवाले से भी बात करेंगे और आप जब सब अपनी दुआएँ करें तो हम सबको भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि नहीं पता कि कब किसके मुंह से निकली कौन सी दुआ किसको असर कर जाए। तो मैं बार बार इसलिए हर रोज़ शो में ये बात कहती हूँ कि जब आप अपने लिए दुआ के हाथ उठाते हैं तो मुझे, मेरी टीम को, हम सबको अपनी ज़रूर दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। तो आज हम हज के हवाले से बात करेंगे, स्पेशल सेगमेंट भी होगा पूरा जिसमें हमारे साथ उलमा इकराम भी होंगे, नात खानी का सिलसिला भी जारी रहेगा और यहाँ पर एक पूर्व हमने हज के हवाले से किया है तो वो भी हम देखेंगे, जानेंगे कि आज किस तरह से हम वहाँ पर जब खुतबा हो रहा हो, वहाँ पर जब मनासिक हज की अदायगी हो रही हो तो हम यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना वो शामिल हो सकते हैं इन इबादत में और क्या एहतमाम किया जा सकता है। तो इस हवाले से आगे आने वाले सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन इस वक्त जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। 10 रुपये 20 पैसे जो है पेट्रोल वो सस्ता कर दिया गया है और नई कीमत 258 रुपीज़ 16 पैसे हो गई है। कल रात 12 बजे से जो है ना इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इतलाक भी हो चुका है। इस वक्त जो करंट रेट है 258.16 उसके मुताबिक ही पेट्रोल तमाम लोगों को दस्तयाब है शहर कराची में। इसके अलावा जी सिंध का हमने देखा कि कल बजट आया और 30 खरब 56 अरब रुपए का जो है वो बजट वो पेश किया गया। मजमूई तरक्याती बजट के लिए 959 अरब रुपए रखे गए हैं और इसके अलावा महकमा तालीम के लिए 18 अरब रुपए, महकमा तालीम के लिए 32 अरब रुपए, सेहत के लिए 18 अरब रुपए रखे गए और ग्रेड 1 से 6 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा किया है और 17 ta 22 के लिए तनख्वाहों में 22% तक इजाफा किया गया है। सिंध में भी कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और 1500 से 3000 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर भी 75,000 रुपये तक लग्जरी टैक्स जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हायर एजुकेशन के लिए 30 अरब और 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बजट में अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो कराची नज़रअंदाज होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नई मेगा स्कीम नहीं रखी गई है। सिंध के आइंदा बजट में कराची के लिए कोई नई मेगा स्कीम नहीं रखी गई। जारी स्कीमों के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे कि कराची BRT रेड लाइन मनसूबे के लिए आइंदा माली साल के बजट में 2 अरब 69 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं।
अच्छा हुआ ये कि पुराने वाले प्रोजेक्ट्स के ही ग्रांट्स जारी किए गए हैं, नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं किए गए, जहां तक अभी तक मैं समझ पाई हूँ। इसके अलावा सिंध के माली साल 2024 से 25 के बजट में केएमसी समेत बल्दियाती इदारों के लिए 160 अरब, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब और वर्क्स एंड सर्विस के लिए 8 अरब और अवामी लाइब्रेरीज को जो है बढ़ाने के लिए 21 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। कराची के मास ट्रांजिट मंसूबों के हवाले से भी जो है ना वो एक खासा बजट पास किया गया है ताकि नई बसें लाई जा सकें और जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। हेल्थ बजट के हवाले से भी बात करेंगे। महकमे सेहत के जो प्रोग्राम्स के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हेपेटाइटिस और डेंगू, इसी तरह तमाम जो टीबी कंट्रोल के लिए भी तकरीबन हमें नज़र आ रहा है कि करोड़ों रुपए और अरबों रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि बीआरटी सिस्टम पे काम होना है, येलो लाइन पे काम होना है, शहरों की बसों की ख़रीदारी पे काम होना है, तो उसके लिए भी 39 करोड़ 62 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और नए माली साल में 20 बसें भी ख़रीदी जाएंगी और जो बसें कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सखर और मीरपुर खास में जो है वो चलाई जाएंगी। तकरीबन 250 बसेस ख़रीदने का मनसूबा है जिसे मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा जिना अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए, मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए भी 1 अरब समथिंग, सखर में भी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भी, सिंध मदरसतुल इस्लाम के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और तालिबात के एजाज़ के लिए भी 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और स्कॉलरशिप की मद में 2 अरब रुपए हैं जो कि लगाए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुतासरा स्कूलों की मरम्मत के लिए भी 2 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खबरें नज़र आ रही हैं, उसको भी टच करेंगे। लेकिन कमिश्नर कराची ने आलाइशों की चीर फाड़ करके जगह जगह गंदगी फैलाने का सख्त नोटिस दिया है और उन्होंने कहा है कि ईद उल अज़हा पर जो भी गंदगी और गलाजत फैलाएगा उसके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वेलकम करते हैं अशरफ खान साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? गला जो है ना वो अशरफ भाई का ही है, लेकिन मेरा भी बंद हो चुका है क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा जो है पिछले दिनों काम रहा है और बोलते रहें। लेकिन अशरफ भाई को सलाम है भाई कि वो जो कल सुबह जो गर्मी में खड़े हुए हैं, बोलना शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो रात तक और नींद में क्या कर रहे थे? नींद में बेगम को फ़ोन मिलाए, ज़रा बेगम को बीपर पे दे, मैं पूछूं बच्चों से बेगम से क्या कह रहे होंगे, बजट में 3 करोड़ रुपए फलाना, क्या बोल रहे थे नींदों में? नींद में ये था जाके बस होश नहीं होगा वैसे आपको, है ना? खाना वाना भी नहीं खाया कि खाने का दिल था? खाना तो हल्का फुल्का खाया क्योंकि जो हालत हुई थी कल, बजट सबसे प्रेशर था और बिजनेस कम्युनिटी, ताजर, इनका रिस्पांस, ये सब। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की एक अच्छी खबर आ गई, तो बजट के साथ दोनों वफाक का भी आ गया, सूबों का भी आ गया और सिंध का बहुत फोकस किया जा रहा था कराची के लिए, तो हमने कराची को ज़्यादा फोकस किया और कराची का चैनल है सिटी 21। तो कल जब देखा तो ये मैं आपने जैसे बताया, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, लोगों ने बड़ा सराहा है इसको सिटी 21 को ड्यूरिंग बजट, और वैसे भी क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी क्लोजली चीज़ें सिटी 21 ने दिखाई हैं और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है कि कराची की आवाम की बात हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों सबकी जो मेहनत है वो वसूल होती हुई थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। जी बताइए क्या ये है कि टोटल डेवलपमेंट आउटले है, यानी कि सिंध के बजट में जो टोटल तरक्याती मंसूबे हैं सालाना जो रखे हैं, उसमें आप रमशा अगर देखें तो इन्होंने रखा हुआ है तकरीबन 960 अरब रुपए के करीब, लेकिन जो कोई नया मंसूबा नहीं है और ये जारी मंसूबे हैं। 4644 मंसूबे हैं जो कि जारी मंसूबे में डाल दिए गए हैं, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। सही। और इसमें कहा गया कि 50% मंसूबे जो इसी साल 30 जून 2025 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब इसके लिए जो रकम रखी गई है 960 अरब रुपए तो रखे गए, लेकिन कराची के लिए 11 मेगा प्रोजेक्ट हैं, वो वही मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कि चलते आ रहे हैं, कोई बड़े मंसूबे नहीं है इसमें। अब 11 मेगा प्रोजेक्ट में ये कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम, कि जो रकम की इनको कमी का सामना है, वफाक से जो फेडरल ट्रांसफ़र है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनको मसाइल का सामना है। जैसे हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में किया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके, निगरान सेटअप था 3 महीने के लिए आना था, लेकिन उसका टाइम फ्रेम बढ़ गया तो उन्होंने जारी मंसूबे सब रोक दिए थे। सही। अब उसकी जब फंडिंग रुकी तो मसला ये हुआ, चलते हुए काम रुक गए, तो हम डिले हो गए, यानी कि हम 6-7 महीने पीछे चले गए, यानी 6-7 महीने पहले जहाँ काम रुक गया था
अब ये लोग भी आए तो इन्होंने वेट किया, वेट एंड सी के बजट आएगा उसके अंदर एलोकेशन करेंगे तब हम कोई फंड्स जारी करेंगे। लेकिन अशरफ भाई ये नज़र आ रहा है ना कि अभी आप जब उठाकर मैं देख रही हूँ फिगर्स, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताइएगा। BRT रेड लाइन मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए और अर्बन मोबिलिटी येलो लाइन प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा छोटे मंसूबों के लिए भी कुछ रकम रखी गई है। तो क्या आपकी नज़र में ये बेहतर नहीं है कि ठीक है जो पहले जो पुराने प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट कर लिया जाए? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वरना नए प्रोजेक्ट्स के लिए रकम तो अनाउंस करना कोई मसला नहीं है, वो तो वो पेपर फिर में पुराना वाला होता नहीं काम मुकम्मल। जैसे आपने रेड लाइन बोला जो कराची की अशद ज़रूरत है, और इन्होंने कहा 250 बसें हम खरीदेंगे हाँ। और BRT लाइन सर्विस में, और उसमें अभी जो रखी गई है 20 बसें खरीदारी के लिए रकम रखी गई है जो कि 20 बसें खरीदी जाएंगी, क्योंकि अब बसें भी अगर हम देखा जाए ना कॉस्टिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। 20 बसें भी लेने जाएँ तो ये करोड़ों रुपए की बनती है। एक बस का अगर हम 2 करोड़ भी लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 20 बस 40 करोड़ रुपए चाहिए। अब इसकी जो फंडिंग है अगर बर वक्त नहीं हो, क्योंकि बजट में ही होता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है। अब एक साथ जैसे बजट आया है तो एक बात बताता चलूँ कि ना आपकी जो रेवेन्यू आमदनी होती है वो पहले पूरे साल की आमदनी अभी नहीं हो जाएगी, इट विल टेक के 12 महीने में आएगी। तो शुरू में जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें 16% रखते हैं, जो बजट का 16% एलोकेशन करते हैं। अब जैसे हम रखते हैं 100 अरब रुपए रखे हैं जी जी तो जी। उसमें से 16% 100 अरब का जो 16 अरब रुपए वो जारी होंगे। ठीक। फिर उसके बाद अगले फेज में 21%, फिर उसको और बढ़ा के 33% पे एट दी एंड सबसे ज़्यादा होता है जो साल ख़त्म हो रहा होता है एंड क्वार्टरली, जैसे ये वाला क्वार्टर है जो माली साल ख़त्म हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा होता है 37 to 42% होता है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो पैसे की आमद है उसका बहुत बड़ा मसला, अगर हम बजट देखें सिंध का बजट जो है बहुत बड़ा आउटले है, 3056 अरब रुपए का इन्होंने टोटल आउटले बजम का कुल हजम रखा है, यानी सिंध हुकूमत इतने अखराजात करेगी। इस अखराजात में जैसे आपने बताया तनख्वाहें इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंध ने बढ़ाई हैं 30% तक। अभी मैं आ रही हूँ ना, उधर रुक जाएं जल्दी। एक तो मसला अशरफ खान साहब का ये है कि जब इनकी ट्रेन शुरू हो जाए ना तो पूरा बजट जब तक सुना ना देंगे ना रुकेंगे नहीं। रुके भाई, पानी वानी पिए, साफ पानी लाओ, पानी पी लें भाई, पानी में। मुझे तो इनको देख के कल थकान हो रही थी कि यार अशरफ भाई को कोई पंखा ही लगाओ, कोई हवा में खड़ा करो। अच्छा जी, खुर्शीद भाई वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। बिल्कुल। सैटरडे को अलग ही तैयार होकर आते हैं हम, और फ्राइडे को, है ना। एक अशरफ भाई है बेचारे, उनको तो कपड़े बदलने का भी मुझे लग रहा है मौका नहीं मिल रहा होगा। हाँ अच्छा जी, तो खुर्शीद भाई आपने भी यकीनन कल बजट देखा ही होगा, सभी की नज़रें उस पर थी। इस वक्त हम कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें तो मास ट्रांसिट मंसूबों में बड़ा फोकस किया गया है इस दफ़ा तो, और जैसे सिंध हुकूमत ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट भी किया और बेहतर भी कर रही है। तो आपको आगे क्या उम्मीद है, क्योंकि उमूमन जो चीज़ें बजट में आती हैं उससे कोई उम्मीदें होती नहीं है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि कम अज़ कम यहाँ काम हो जाएगा। देखें हमेशा की तरह इस साल भी वज़ीर आला सिंध ने जो है 7 अरब रुपए तो खाली येलो लाइन के लिए रखे, धुआंधार तकरीर की है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो बग़ैर किसी शोर शराबे के बजट तकरीर पेश करने में कामयाब हो गए। 8वीं मरतबा उन्होंने ये तकरीर की है बजट सेशन की। सही। और जो ऐवान था उसमें ना तो कोई एहतजाज की सदा बुलंद हुई, ना शेम की सदा बुलंद हुई, जबकि अपोजिशन भी मौजूद है, दीगर सियासी जमातें भी मौजूद हैं। उन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया और जूं का तूं एक्सेप्ट कर लिया बजट को कि बस मनवन जो CM साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल मनवन ठीक है। सही। और नंबर ऑफ़ गेम जो लफ्ज़ी जो गोरख धंधा है वो जिसको हम कहते हैं वो हमेशा की तरह इस साल भी हुआ है कि बड़ी बड़ी बुक्स बनाई गई हैं और उसमें कराची के ये प्रोजेक्ट्स हैं, सिंध के दीगर अज़ला के ये प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स तो डिज़ाइन भी बिल्कुल अच्छे किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बनेंगे कब और उस पर काम कब होगा ये एक सवालिया निशान है। लेकिन टैक्सेस की भरमार है और टैक्सेस की भरमार एक साहब ने एक बड़ी अच्छी नज़म लिखी है, वो हम अपने अरे वाह चलें सुनाएं 21 के नाज़रीन को ज़रूर सुनाएंगे कि हर तिल पे हर रुखसार पे टैक्स लगेगा। अब विसल के इसरार पे भी टैक्स लगेगा। सही। महबूब की गली में भी अब जाना संभल के, सुनते हैं कि दीदार में भी टैक्स लगेगा। हाँ वाह, असला वो क्या नाम है अशरफ भाई, सुन रहे हैं आप? अब टैक्स अदाओं पे भी देना ही पड़ेगा, अब टैक्स अदाओं पे भी देना पड़ेगा, बेवजह के इनकार पे भी टैक्स लगेगा। सही है, वैसे लगा देना चाहिए। भर जाएगा अब कौमी ख़जाना, ये है इम्कान। अच्छा। भर जाएगा अब कौमी ख़जाना, ये है इम्कान, हर इश्क के बीमार पे भी टैक्स लगेगा। सही। अब बाग की रौनक को बढ़ाएगा कौन भला, अब बाग की रौनक को बढ़ाएगा कौन भला, जिस जुल्फ पे लिखते हैं सुबह और शाम सुखनवर, उस जुल्फ के हर तार पे टैक्स लगेगा। और इसका
वो है उठ जाओ मियाँ दीवान को अब अपने समेटो। उठ जाओ मियाँ दीवान को अब अपने समेटो। कहते हैं कि हर अशार पे टैक्स लगेगा, ग्रुप में भी आओ तो ये सोच के आना, ग्रुप में भी आओ तो सोच के आना, हर पोस्ट पे हर सोच पे टैक्स लगेगा। यार वो लगाओ हर पोस्ट पे, हर शेयरिंग पे, हर चीज़ पे टैक्स, लेकिन बाहर लग जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन अच्छा है, मज़े का है। चलें जी, इसी नुकते पे ब्रेक। अशरफ खान साहब बंदूक तैयार करके तरफ बैठे हुए, धड़ाधड़ वो है ना स्क्रॉलिंग मशीन उन्होंने रखी हुई है। भाई सब्र करें, आ रहे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अशरफ खान साहब के जो ना दिमाग पे बजट सवार हो चुका है और नींदों में भी बजट सुना रहे हैं। अभी वक्फे में भी 76 अरब, काय के 76 अरब रुपये, सबर करें, सबर नहीं हो रहा भाई इस आदमी से। इनका जो भाई मैं खबर क्या दूँ, आप ही सुना दें, क्या बताना है आपको। नहीं, मैं जो सिचुएशन जो बता रहा था, 3056 अरब टोटल हजम है जो अखराजात हैं सिंध हुकूमत के, और इन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है मतलब 2200 अरब रुपए के बजट को ले गए 3300 अरब पे, और बड़ा जो है इसका गेन अप है। इतनी आमदनी भी इतनी रखी है, यानी कि 1000 अरब जो बढ़ाया है अखराजात, तो 1000 आमदनी बढ़ाई है। आमदनी वही टैक्स की मद में होगी। टैक्स की मद, वफाक से ट्रांसफ़र भी रखा है कि वफाक से बड़ी उम्मीदें हैं कि वहाँ से जो टैक्स की मद में जो सिंध को मिलता है हिस्सा वो मिलेगा। बाकी इन्होंने नए टैक्सेस लगाए हैं 76 अरब रुपए के। और फाइनेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले टैक्स फ्री बजट, यानी कोई नया टैक्स नहीं लगाते थे। इस दफ़ा जो है क्योंकि 11 मनसूबे कराची के हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए। सिंध के मंसूबे हैं 4600, उसके लिए भी पैसे चाहिए। वो कह रहे हैं बजट में कि हम, वज़ीर सिंध ने शायद यही कहा था कि ज़्यादातर हम 50% मंसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल करेंगे। पिछले साल बजट में वैसे कहा था। तो अब यहाँ पे हुआ है कि जो 56 अरब रुपए हैं, इसमें खिदमात पर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज वो 350 अरब रुपए रखा है, जो कि 250 अरब था, 100 अरब बढ़ा है। तो इनका सिंध का अगर देखा जाए पूरे मुल्क में तमाम से सबसे कम टैक्स रेट था खिदमात पर सर्विसेज के ऊपर, 13% था, उसको बढ़ा के 15% कर दिया है। और उससे ये कह रहे हैं कि हम खिदमात पर सेल टैक्स ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा जो इनकी जो टैक्सेशन मेजर्स हैं, यानी कि अब आप डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे फ़ी टिकट 250 रुपये लगा दिया है, इंटरनेशनल करेंगे 1000 रुपये टैक्स लगा दिया है, गाड़ियाँ खरीदेंगे तो मुख्तलिफ गाड़ी की सीसी पे जो है 25,000 से लेके 4 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया जो सालाना। लग्जरी आइटम्स पे तो लगाएं, कम से कम बेसिक चीज़ें सस्ती करें। अब ये तो पहले भी बात हुई थी कि भाई लग्जरी आइटम्स पे लगाएं, मोबाइल फोन वगैरह पे तो वफाक ने लगाया। वो तो वफाक ने लगाया। अब यानी कि कोई भी कारोबार करता है ना, जैसे मैं कोई कारोबार करता हूँ, किसी के साथ मुआहिदा करता हूँ कि हम पार्टनरशिप पे कोई कारोबार शुरू हो, उस पर 2000 रुपये सालाना टैक्स लगा दिया। कारोबार ख़त्म करेंगे उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। तमाम पेट्रोल पम्प CNG स्टेशन जो हैं सिंध में पूरे, तो उसके ऊपर जो 20,000 रुपये सालाना टैक्स फिक्स टैक्स लगा दिया है कि हर पंप, हर पेट्रोल पंप, हर CNG पंप 20,000 रुपये। जो सालाना तो कुछ भी नहीं है 20,000 रुपये, मगर वो देखें ना, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो किस पे लगाएंगे? ये जो टैक्स लगा रहे हैं वो तो वो नहीं देंगे ना। नहीं अशरफ भाई, इस तरह तो फिर आप टैक्स फ्री कंट्री थोड़ी है, फिर कमाएगी किस तरह हुकूमत? फिर हाँ, मतलब अगर आप हर चीज़ में बोलेंगे तो फिर ऐसा नहीं तो आवाम पे ही आएगा ना। मतलब अगर मैं आप एक कोई आमदनी कर रही हैं, अब एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए कमा रही हैं और मैं बोलता हूँ आपके ऊपर और मजीद टैक्स लगा रहे हैं, तो एट दी एंड आप सर्विसेज दे रहे हैं आवाम को। नहीं तो वाइस वर्सा सॉल्यूशन क्या है? दुनिया भर में यही निज़ाम है, बस सर्विस हमारी यहाँ नहीं मिलती। मसला मगर नहीं है, दुनिया भर में ये है कि आपकी इनकम पे लगता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे भी यही हुआ है। यहाँ पे ये होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब दुकानदार पे अगर 2000 रुपये टैक्स लगे, तमाम शॉप्स, तमाम सर्विसेज खिदमत जो फ्राम वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, तमाम क्लिनिक जो जगह जगह खुली है ना, अब वो साल के 2000 रुपये देंगे। अब यही IMF कह रहा था कि आपको हर किसी को टैक्स नेट में लाना है। तो एक मैं यहाँ पे ये कहूँगा, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेप लिया है बाकी सूबों के अलावा, कि जो IMF ने कहा था कि हर किसी को टैक्स नेट में आना है, तो ये फर्स्ट स्टेप है कि तमाम दुकानें जो यहाँ कराची में ले लें, पूरे सिंध में ले लें, तमाम क्लिनिक्स ले लें, जो सर्विसेज प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल कौन होते हैं? डॉक्टर हो गए, आपके वकला हो गए, आपके इंजीनियर हो गए, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह खोल के वो सर्विसेज देते हैं, तो उसके ऊपर साल के 2000 रुपये उनकी आमदनी पर टैक्स लगा दिया। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? ये रेवेन्यू बोर्ड को ये टैक्स जमा कराएंगे। जैसे मैं रजिस्टर्ड हूँ अशरफ खान। कितनी करियाने की दुकान वाले कौन टैक्स जमा कराते? ये तो अब जाएंगे, जैसे कि आपने वो KMC का सुना है ना कि चुंगी टैक्स लेंगे, तो उसी तरीके से ये भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा उनके खिलाफ एक्शन? लेकिन जुर्माना लगेगा। जो फाइनेंस बिल बनाएंगे, फाइनेंस बिल जब ये पास होगा असेंबली से, तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। जब ये एक्ट बन जाएगा तो उसके ऊपर उनके पास कानूनी अमल दरामद का। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये कि ग्रेड 1 से 6 के मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में हम देख रहे हैं कि 30% तक इजाफा। चले छोटे ग्रेड्स हैं, अच्छा इजाफा कर दिया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन 7 से 16 तक के मुलाजमीन में 25% तनख्वाह में इजाफा हुआ है और 17 से 22 वालों के लिए 22% तक इजाफा कर दिया गया। वेरी नाइस। और दूसरा इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि पेंशनर्स को भी उसकी भी उसमें इजाफा किया है। और जो गैर तनख्वाह के अखराजात हैं वो 21% हैं। ऑपरेशनल अखराजात, मुंतकली, सूद की अदायगी और दीगर इसमें मरम्मत शामिल है। तो ये तो खुशाइन बात है कि जिन्हें जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा तो हुआ है, क्योंकि वो इजाफा बहुत कम है, लेकिन वो कुछ ना होने से होना बेहतर है। ये 30% इजाफे कम है। देखें 30% इजाफा ये उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह बिल्कुल कम थी ना, 24,000 22,000 तनख्वाह थी जिसकी, अब उसकी तनख्वाह वो बढ़कर जो है वो 37,000 रुपये हो गई है। सरकारी मुलाजमिन जो लास्ट टाइम ये तनख्वाह जो है कितनी, सिंध में 30,000 थी ना? नहीं 32 थी। 32,000। तो फिर तो कम अब से ये कम अब ये बेस कितनी 37,000 दिया? आप इसमें लगा लें 30% रेट। अब 37,000 रुपये चली जाएगी तनख्वाह जो है ना वो आमदनी। लेकिन आप देखें ना महंगाई का जो रेशो है उसके हिसाब से ही 37,000 रुपये भी बहुत कम है। बिल्कुल अब ऐसे आप फ्लैट का, मकान का रेंट दे दें, फिर यूटिलिटीज़ बिल हैं उसके वाले से, तो ये थोड़ा इस हवाले से कुछ ना कुछ सर्वेंट्स के लिए जो है वो बेहतर किया है। ये भी सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है, इसको सराहना चाहिए कि कुछ ना होने से होना बेहतर है। अशरफ भाई देखें, सिंध गवर्नमेंट टोटल एम्प्लॉइज़ की अगर कॉस्ट देखें हम, टोटल एम्प्लॉइज़ रिलेटेड जो अखराजात हैं 728 अरब रुपए रखे हैं, जो कि बजट का 38.7% है। ये बजट डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ। इंटरेस्ट पेमेंट यानी जो कर्जा लिया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से और दीगर इदारों से जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, उसकी मद में आपको तकरीबन 54 अरब रुपए अदा करने, सिर्फ सूद की अदायगी। फिर सब्सिडीज़ और राइट ऑफ लोन जो कर्जे लिए हुए हैं उसको माफ़ करने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं 498 अरब रुपए, जो कि बजट का 26% है। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है यानी इदारों को चलाने के लिए जो अखराजात हैं 227 अरब रुपए हैं। अब हम आते हैं रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट हैं, पेंशन वगैरह इन सब का, तो वो साल का जो अखराजात रखा है बजट का 14% है, वो 260 अरब रुपए खर्च होंगे। एट दी एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सरकारी दफातर, PM हाउस, गवर्नर हाउस, मतलब CM हाउस है और गवर्नर हाउस है, इनका जो है 45 अरब 84 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सब मेंटेनेंस की मदद जी मेंटेनेंस सालाना है? जी सालाना। अब यानी कि CM क्या हाउस करेंगे, तोड़ के बनाएंगे वापस? नहीं, वैसे तो साल के साल ये सब तो बन जाते हैं, लेकिन सड़कें वगैरह मरम्मत नहीं होती हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, 45 अरब रुपए बहुत हैं। एक साल कुछ ना कराएं और सड़कों पे लगा दें तो शहर की हालत आप और इसके अलावा जैसे हो गए फिर जो फिजिकल एसेट हैं सरकार की मलकियत वाले जो बिल्डिंग्स हैं उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 40 अरब रुपए रखे हैं। अब ये इस सब में जो है बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि आप देखें ना कॉस्टिंग, वफाक का बजट आया उसमें सरिये पे 15% टैक्स लगा दिया, फिर आपने सीमेंट पे पर किलो 2 रुपये टैक्स था वो 3 रुपये कर दिए, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इनको भी यकीनी तौर पे था कि रिपेयर और मेंटेनेंस दीगर अखराजात उनको बढ़ाने थे। एक और चीज़ मैंने देखी, बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मख्तस करने की जो है तजवीज़ दी गई है। तो किसान कार्ड कहाँ है, कौन यूज़ कर रहा है, क्या अपडेट्स हैं उसकी? अंदरून सिंध में भी आपका आना जाना होता है, देखा है आपने? कराची में तो मैंने किसी शख्स के पास, मतलब अपनी मासियों के पास तक भी मैंने किसान कार्ड नहीं देखा। नहीं, मासी के पास हो नहीं सकता ना, मासी हारी नहीं है ना। तो ये वो मज़ाफ़ात में जो उनके जो ये जो मदीन मेमन गोट है वहाँ पे जो ये करते हैं, उनकी जो फसलें हैं उनमें काम करते हैं, तो वो किसान हारी किसी भी तरह से उनका कोई नहीं, वो रजिस्टर, वो उसका मैकेनिज्म ये लोग डिज़ाइन किया है लोगों ने, उसको वजह करना है इन्होंने कि जो किसान है हारी है, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्टर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो हारी सपोर्टर है, क्योंकि किसान और वो और एक बड़ी सियासत का जो हिस्सा है वो उन पर डिपेंड करता है, जिसमें जो इनके नोटेबल्स हैं बड़े, जिसमें बड़े जागीरदार हैं वो इनके MNS भी हैं, MPs भी हैं, उनके वो जो मातहत जो हारी हैं उनकी एक बड़ी आबादी है ना। जो सरदार कहता है वही वो उसको वोट देते हैं। हाँ। तो ये सारी स्कीम मिल रहा है उन लोगों को, ये किसान कार्ड अवेल कर रहे हैं वो। अब बस वो उन्हीं को अवेलेबिलिटी उन्हीं के लिए होगी सारी ये, और होगी जी उन्हीं के लिए अवेलेबिलिटी है, क्योंकि उसकी एवज वो उनसे वोट लेते हैं ना। और इसी तरह ये बेनज़ीर जो कार्ड है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये भी वो कहते हैं कि बेनज़ीर पैसे दे रही है। अब ये भी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि ये जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और उसका नाम है ये। तो इसी तरह ये हारी कार्ड भी है। मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, मतलब मैं कोई जो है वो फाइनेंस की माहिर नहीं हूँ ना, मैंने कभी ज़िंदगी में फ़ाइनेंस पढ़ा है, थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगा इतने सालों से सब चीज़ें कर करके। अशरफ भाई आप शायद इस बारे में बेहतर हमें गाइड कर सकेंगे। ये जो बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपये मुख्तस किए गए, ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लें। महकमा सेहत के जो है वो 9 वर्टिकल प्रोग्राम्स के लिए 11 अरब रुपये, 18 अरब समथिंग कितने हो गए, करते जाइएगा इसको ज़रा, 19 अरब, ठीक है। इसके अलावा EPI के लिए 4 अरब रुपये
29 करोड़। अब करोड़ों की तभी हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ अरबों ही लगा लिया। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 41 करोड़, हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए 2 अरब रुपए, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 7 करोड़, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 36 करोड़, सिंध लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए। इसके अलावा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। ओवरऑल अगर हम सिर्फ हेल्थ की सहूलियात पे कितने पैसे, 22 अरब, जिसमें अभी करोड़ों का और हजारों का, और वो तो फिगर है ही नहीं, मोटा मोटा फिगर। ये 22 अरब से चले 25 अरब रुपए हो जाएगा ना, करोड़ों रुपए भी अगर आप मिला लें। तो क्या इससे ओवरऑल पूरे सिंध को सहूलियात जो है मुहैया नहीं की जा सकती? क्या मॉडल अस्पताल नहीं बनाए जा सकते? क्या जो हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड दुनिया भर में जिस तरह से अवेलेबल होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन करें, इसी तरह कर लें कि 30,000 से कम तनख्वाह वाले को करें, उसके बाद दूसरे फेज़ में जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें मिल रही होती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्या कोई इतने पैसों से अगर सालाना लगाए जाएं तो कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ सकती? ये ऐसा क्यों है? मलेरिया के लिए हेपेटाइटिस और अलग 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 आपने डाला हुआ है। नहीं, आप अच्छा सवाल है, अच्छा आइडिया है। मलेरिया की अगर आप बात करें, कितने आप सब अलग अलग हम सब इलाकों में रहते हैं, कितनी दफ़ा हमने स्प्रे होता हुआ, कोई जो है ना मलेरिया की फ्री दवा लेता हुआ या कुछ हमने देखा हो कि यहाँ पे इस प्रोग्राम पेपर में हमने देखे हैं, पेपर में हमने देखे हैं, पेपर में डाल दिए जाते हैं अखराजात। हाँ पेपर। तो क्या ये कैसी तजवीज़ है आपको? क्या आपका जो प्रपोजल है ये पहले बजट से पहले देना चाहिए था। कौन पूछता है हमसे? तो मैं ये एक अच्छा आइडिया है। देखें, आप अलग अलग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, अब आप देखें ना, ये सब जेबें भरने का मुझे ढकोसला है। सिर्फ हम कराची में देखें ना, कराची में सिंध गवर्नमेंट के 64 इदारे कितने हैं? 64 जिसको बिजली देते हैं। उन्होंने बिजली की अदायगी नहीं दी तो उसको बिजली काटने का आगे, कल हमने जैसे खबर दी थी वो सिंध सेक्रेटेरिएट की बिजली कटी थी, तो ऐसी 64 इदारे हैं जिसमें पुलिस चीफ का भी दफ्तर है। आप उसी तरीके से आप देखें पूरे सिंध में इसको मल्टीप्लाई कर दें आप। अब ये तमाम इदारे जो आपने सेहत के बोले, एक बड़ा फंड आप एलोकेट करें सेहत के लिए, और एक बड़ा जो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आप निकाल दें, और उसके बाद उनको उसके मेड में जो है प्रीमियम दें जिसमें OPD भी हो, आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो आप बोल रही हैं ना, इसमें इनके पैसे बच जाएंगे। अब ये कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी होती है, अब मुझे मलेरिया को, तो मैं कहाँ जाऊँगा? घर में तो नहीं बैठूँगा कि मैं सिंध गवर्नमेंट आएगी पैसे देगी। अब वो इंश्योरेंस कार्ड होगा, गरीबों को अगर मिल जाएगा, वो अस्पताल में जाएगा, वो देगा, उसको जमा करेंगे, उसका तमाम टेस्ट वगैरह। ये तो भाई आप मॉडल डिस्पेंसरीज और अस्पताल बनाना शुरू करें, इन पैसों से बाकी सारे मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। आप फ्री हॉस्पिटल्स में जाने दें। ये क्या है जी, अलग अलग किसान कार्ड और बेनज़ीर कार्ड और ये नहीं सोचते कि भाई अगर हमने इनको हेल्थ फैसिलिटी दे दी तो कल भी वोट हमारा ही है। आपने कहा ना किसानों का, हारियों का वोट है, तो जो वहाँ, तो सिंध में तो आप ही वोट लेकर आ रहे हो, आपको वोट मिल भी रहा है, तो भाई फैसिलिटी भी दे दें, दोबारा भी वोट आप ही को मिलेगा जब आप आवाम को सहूलत देंगे। क्यों अप्रोच ये नहीं है हर साल? खुर्शीद भाई वेरी क्विकली। एक तो ये चीज़ है कि होना ही चाहिए कि अपने जो इनके अखराजात हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, अपने जिस तरह उन्होंने बताया कि सरकारी इमारतों की मेंटेनेंस और ये सारे अखराजात कम क्यों नहीं करते? ये जिसके पास एक गाड़ी है मिनिस्टर के पास उसको 2 दी जाती हैं, किसी के पास 3 है तो 4, मतलब उनके जो एक्सपेंडिचर हैं, उनके जो अखराजात हैं, उसमें तो कमी का कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने। कमी का ऐलान होता है जो आवाम को दी जाने वाली सहूलियात होती हैं उसमें ऐलान होता है। और रही बात आपकी ये जो महकमा सेहत की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एड्स के केसेस इनके अपने जो जिसको ये मॉडल ऑफ सिटी कहते हैं लाड़काना में, एड्स के केसेस सबसे ज़्यादा लाड़काना में रिपोर्ट हुए हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। हेपेटाइटिस भी मेरे को खास हैदराबाद, सिंध और लाड़काना में सबसे ज़्यादा रेशो बदीन में। जो PPHI इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से। लेकिन वहाँ जो स्टाफ है, वहाँ जो अमला मौजूद है, वो स्टेराइल्स चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस B, C और ये जो एड्स के मरीज़ हैं, इनकी तादाद में डे बाय डे इजाफा होता चला जा रहा है। फिर ये हो जाएगा कंट्रोल, आप एक अच्छा अस्पताल बना देंगे, वहाँ पर अच्छा अमला जो है वो तैनात कर देंगे, तो सारे मसाइल आधे से ज़्यादा जड़ से वहीं ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है बजट के हवाले से, और इस वक्त हमें बजट खबरों में आगे निकलने का मौका नहीं है। इस वक्त हमने सेहत पे बात की, एजुकेशन को भी ज़रा टच कर लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है फ़ंड मख्तस किया गया है, और अगर जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इसको ग्रांट मिली है। 3 अरब रुपये में जो है मुख्तस किए गए हैं। स्कॉलरशिप्स की मद में 2 अरब रुपये किए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में 75 करोड़ रुपये मालियत की मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी, जो कि हम हर साल देखते भी हैं कि होता भी है। सैलाब मुतासरा स्कूलों की मरम्मत के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपये लगाए गए। तो ओवरऑल हमने देखा भी है कि एजुकेशन के ऊपर ना बड़ा बजट बढ़ाया भी गया है पहले से लेकर अब तक। तो कितने फ़ीसद बढ़ा है वो अशरफ खान साहब?
जी जो अगर देखा जाए तकरीबन अगर फीसद से हिसाब से देखा जाए तो अमाउंट बड़ी बन रही है कि 20% का आ रहा है तकरीबन। और यहाँ पे देखा जाए सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं इनके ना सिंध गवर्नमेंट के। तो हमने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में देखा तो इनका पहला फ्लैगशिप जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हैं सिंध के अंदर और उर्दू मीडियम का क्या हो सही होगा 50 जो हैं वो बनाने हैं स्कूल और उसके लिए रखें 1 अरब 14 करोड़ 50 लाख रुपए रखे हैं, जिसमें कहा गया है कि इसमें 38 स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें 23 जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे और ये तमाम जो है इसकी कैरी फॉरवर्ड होगा कि अगर ये मंसूबा तेज़ी से करें तो इसको कैरी अगले साल भी लेके जाएंगे। नहीं, अब बनाने का मंसूबा क्या है भाई? ये जो बिल्डिंग्स है उन्हीं में आप क्या करेंगे? नए टीचर्स रख देंगे, क्या करेंगे? अलग ही आपने नहीं, टोटल प्रोजेक्ट देखें ना आप 1 अरब 14 करोड़ रखे हैं और है प्रोजेक्ट ये 11 अरब 77 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक के ताउन से बन रहा है। अच्छा, और इंग्लिश मीडियम स्कूल मेरे भी बेहतरीन है। और उनको ये सहूलत देंगे पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध में देखा जाए स्कूल तालीम का, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था जो मुझे याद आ रहा है, अभी हमने पिछले हफ्ते ही या इस हफ्ते ही किया था कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। तो उसके लिए एक स्टेप है। अब ये है कि इसके ऊपर अगर आप फोकस करके अगर काम करें, प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं एजुकेशन के मामले में अगर हम देखें और सेहत के मामले में, तो बाकी सूबों से अगर मिलाएं ना तो सिंध बहुत आगे है। जैसे हम NICVD देखें तो एक मिसाल है पूरे मुल्क में, और जो गरीब लोग हैं जाके आप अगर जाते हैं NICVD में जो हार्ट के ट्रांसप्लांट वगैरह और दीगर जो हो रहे हैं, उसके बाद दूसरे उनके नए जो बने, भले ही वो वर्ल्ड बैंक है उसके ताउन से बन रहा है, लेकिन जो पैसे मिलते हैं उसकी सूद की मद में मिसाली स्कूल दिखाएं मुझे, कहाँ है मिसाली स्कूल? नहीं है वो इतने सालों में, कितने साल हो गए ना, 16 साल, अभी कल ही हम बात करें ना, 16 साल तो आपको बैक टू बैक हो गए। 16 सालों में एक मॉडल स्कूल आप अपने पैसों से नहीं बना पाए, अभी भी आपको WHO चाहिए और अपने वहाँ पे जाते हैं इलाके में तो ये गवाही देंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई एक UC कोई एक स्कूल स्टेट ऑफ द आर्ट। और गांव देहात क्या कराची में नहीं है? गांव देहात की तो बात ही छोड़ दें, वहाँ तो स्कूल के नाम पे तो ताके बनी हुई हैं, बैठक बनी हुई है, ड्राइंग रूम बने हुए लोगों के, वो बात करें। दूसरा जो सोलराइजेशन जो एनर्जी सेक्टर पे उन्होंने खतीर रकम रखी है कि 5 अरब रुपए मख्सूस किए जाएंगे। 5 अरब रुपए जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर रखे जाएंगे। गरीब मुतवसत तबके को फ्री में सोलर एनर्जी वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि KLCT की बिजली तो मिल नहीं रही और वहाँ अंदरूनी सिंध के अंदर तो HESCO की बिजली नहीं मिल रही, 4 दिन तक लाइट नहीं होती। और उसके अलावा जो मज़दूर हैं उनके मज़दूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए जो है वो उन्होंने रखने की इसमें बजट में मिला हुआ ये मजदूर कार्ड, नामालूम अफराद को मिला हुआ, कुछ समझ में नहीं आती। उसके अलावा जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें वज़ीर लेबर थे सईद गनी, उन्होंने इस बात का बरवला इजहार किया था कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ऑर्डर दिए हैं कि जो भी सहाफ़ी हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और मीडिया वर्कर्स हैं उनका हम EOBI कार्ड बनाएंगे। उस बात के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। किसी चंद सहाफ़ी इदारे हैं जो EOBI कार्ड प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ किसी सहाफ़ी के पास ना तो हेल्थ कार्ड है गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कोई EOBI कार्ड मौजूद है। और अगर किसी के पास है इंडिविजुअली वो ज़ाती तौर पर उसने अपने बनवाया हुआ है, वो अपने पे करता है, लेकिन हमारे मीडिया सेक्टर में, मीडिया इंडस्ट्रीज़ में सहाफ़ियों के पास EOBI कार्ड मौजूद नहीं है और ना ही इसकी वो चेक एंड बैलेंस कर रहे, कोई अकाउंटेबल कर रहा है। सईद गनी साहब ने इस बात का इजहार तो किया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। और ये अब वो मजदूर कार्ड बना, लेकिन सहाफ़ियों के लिए तो कोई कार्ड मौजूद नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो हेल्थ कार्ड जारी करेंगे, तो गुज़िश्ता कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर अमल दरामद हो जाए, सुन ही रहे हैं, इस दफ़ा भी बजट में बात होगी, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा। बस पाया तकमील तक वो प्रोजेक्ट पहुँचते नहीं है। क्या बात है, बस वही है बजट में फलाम, फिर वही वाली बात कंपाइल करके भाई सारी आवाम को दे दो ना। सहाफ़ी को अलग देना है, किसान को अलग देना है, मजदूर को अलग देना है, घोड़े वाले को अलग देना है, मतलब क्या है ये? नहीं, मगर देखा जाए जैसे इन्होंने पॉइंट उठाया ना, EOBI एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट एक जो है सरकारी, उसमें ये होता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे मैं लेता हूँ, मेरा 80 रुपये का कटता है, तो बाकी आपका एम्प्लॉयर देता है जो मुझे नौकरी पे जिसने रखा हुआ। फ़ायदा इसका क्या है कि अगर मैं रिटायर्ड होता हूँ तो उसके बाद जैसे सरकारी मुलाजमिन रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन मिलती है, यहाँ पे भी आपको 10,000 रुपये महीना आपके नाम से पेंशन मिलेगी। खुदा ना खासा कुछ होता है तो आपको लाख रुपए तक की जो है इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हैं, यानी कि वो वहाँ से उनको बेनिफिट मिल जाता है। अब जब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनको आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं और अचानक से अगर कुछ हो जाए तो भाई थैंक यू वेरी मच, आप जाएँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। एक एम्प्लॉइज लोगों की ग्रेजुइटीज़ नहीं देते हुए इदारे जी, तो एक EOBI जो है एक सपोर्टर है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो उनके मुलाजमीन हैं उनको वो पैसे मिलते हैं और वो जैसे पेंशन की मद में परेशान होते हैं कैसे गुजारा होगा, वो गुजारा करने के लिए पेंशन में 10,000 रुपये मिलते हैं। अब वो देखें
कितना बढ़ता है, क्योंकि आपका रेट वगैरह बढ़ा है तो यकीनी तौर पे 1000-2000 रुपये उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन ये होना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ने अगर जैसे ऐलान किया है पहले भी, तो उसको फोकस करके तमाम, सिर्फ मीडिया वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लोगों की, जो भी एम्प्लॉयर है यहाँ पे, जो 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, अगर हम 7 इंडस्ट्री जोन में जाके एक एम्प्लॉय से पूछे तो उसका भी नहीं बना हुआ होगा। अच्छा, एक और चीज़ अभी मुझे नज़र आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं ना कि इस वक्त जो KMC के लिए जो बजट रखा गया है और इस वक्त उसमें 160 अरब रुपए रखे गए हैं बल्दियाती इदारों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे हमने कहा 56 अरब रुपए, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब, अवामी लाइब्रेरीज़ की सहूलियात को बेहतर करने के लिए 21 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। क्या ये वक्त की ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा? अवामी लाइब्रेरी जी, जितनी हम क्रूशल सिचुएशन में, सड़कें हैं नहीं लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए। देखिए, लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है ना, तो माशरे की बढ़ोतरी के लिए, नौजवान नस्ल की बढ़ोतरी के लिए लाइब्रेरी किताब की अहमियत तो अपनी जगह मौजूद है और वो रहेगी। लेकिन आप PIDC के अतराफ़ में अगर आपको जाना हो तो वहाँ लास्ट जो कमिश्नर कराची थे उन्होंने स्ट्रीट लाइब्रेरी का क़याम किया था। अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ना वहाँ शेल्टर मिलेगा, और जो लाइब्रेरी में जो शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं उसके बाहर जो लॉक है उस पर भी जंग लग गया है, और किताबें वहाँ पर ज़ख़ीम मार्कतुल आरा किताबें रखी हुई हैं उस लाइब्रेरी स्ट्रीट जो PIDC के अतराफ़ से अगर आप आएँगे मेट्रोपोल से होते हुए, तो वहाँ की लाइब्रेरी बनाई थी लास्ट कमिश्नर कराची ने। अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है। और जब उसका पुरसाने हाल नहीं है तो इतने अरबों खरबों रुपए इस लाइब्रेरी के ऊपर लगाना, मैं समझता हूँ एग्जैक्टली। और अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ, मजीद इस पॉइंट पे हम बात भी करेंगे कि जो 21 करोड़ रुपए कहते हैं ना, आप पैसे बचाएं, और जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, हम घर का बजट भी ऐसे करते हैं ना यार, बाकी सब चीज़ें लग्जरी छोड़ो, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, जो बुनियादी चीज़ें पहले वो कर लो, बुनियादी चीज़ नहीं कर रहे। 21 करोड़ रुपए अहमियत रखते हैं किसी भी बजट के अंदर, तो आपने लाइब्रेरीज़ पे लगा दी हैं, बाकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपने जो है ना सेकंड लाइन कर दी। तो इस वक्त दौर हाज़िर में, गूगल के दौर में, जहाँ हर किताब आपको PDF फॉर्मेट में, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, सारा मीडियम अवेलेबल है, AI का दौर है, वहाँ आप लाइब्रेरीज़ के पीछे 21 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। अशरफ खान साहब का कॉमेंट होगा इस पर भी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जी जनाब, लाइब्रेरीज़ के लिए 21 करोड़ रुपए रखे गए। चले अशरफ खान साहब, ये क्या मोबाइल में आप देखेंगे, किताबें ढूंढेंगे, PDF फॉर्मेट पढ़े चले जा रहे हैं, चले निकालें फाइनेंस बिल पुराने निकालें और वहाँ से खबरें निकालें 6 साल पहले क्या फाइनेंस बिल आए, तो अब क्या ढूंढेंगे, अब आप बताएं मुझे। मेन ये है कि पैसे तो हमेशा रखे जाते हैं। मैं K4 के लिए देखूं 2016 में शुरू हुआ, 2024 रखे जाते हैं भाई अखराज? आप अपने घर में अखराजात कम करते हैं कि बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं। लो तो फिर सही है, बजट तो सही है, बढ़ाएं। और भाई तो महंगाई भी तो देखे ना, नहीं ये कि अखराजात, फालतू अखराजात कम करते हैं ना हम लोग। नहीं, मगर इनको एलोकेशन करनी पड़ती है। देखें, आप सिर्फ बजट नहीं बनाते हैं, आप जब बजट बनाने जाते हैं तो आपके बहुत सारे डोनर एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहे होते हैं। अब मैं अगर बैठ के अपनी मर्जी से अगर बना लूंगा ना, तो उसमें ये होता है कि जो हमें डोनर होता है ना, अच्छा। वो ये कहता है कि अगर मैं ये फंड्स दे रहा हूँ तो आप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। तो इनका फोकस होता है हेल्थ, एजुकेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर आपकी सड़कों की मरम्मत। तो वर्ल्ड बैंक आपके हर जगह पर है। जब वो पैसे दे रहा है तो उसके लिए शर्त ये होती है, लो इंटरेस्ट पे देता है, लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल के सूद पे जो है कर्जा लॉन्ग टर्म देता है। तो वो ये कहता है कि हर सेक्टर को आपको फोकस करना है। तो वर्ल्ड बैंक के तहत तो कराची में बड़े जो मंसूबे चल रहे हैं प्रोजेक्ट के तहत ना, उसका क्या हुआ, उसका कुछ जिक्र है बजट में? लिवेबल सिटी यानी कि रिहाइश के काबिल बनाने का जो क्लिक मंसूबा है, तो ये बजट में मैं इनको भी लूंगा साथ में कि 7 करोड़ 68 लाख रुपए रखे हुए हैं। अच्छा, 7 करोड़, अच्छी बात है कराची की डेवलपमेंट के लिए। तो 7 करोड़ कराची, 7 अजला हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ की आबादी है, उस पर 7 करोड़ 68 लाख रुपए रखे गए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये 25 TMC टाउन म्यूनसिपल कमीशन काउंसिल को ठीक करेंगे, बाकी यहाँ पे सर्विसेज की बेहतरी करेंगे, जो आवाम है उनको जो सर्विसेज देंगे। अभी जो मैं बता रहा था कि आप हैरान होंगी, 331 रोड क्लिक के तहत 2023-24 में रिपेयर कर दी गई हैं। अच्छा, कहाँ इसका डाटा है? अब ये तो इसमें से भी इन्होंने पॉइंटर दिए हैं, अचीवमेंट 36 ना सब स्कीम्स कंप्लीट हो गई। अब ये बताएं, आप भी कराची में, आप भी कराची में, मैं भी कराची में, हमारे कैमरामैन भी है। 331 तो मैं नहीं मानूंगा। 331 मुझे तो आप 31 गिनवा दें तो मैं कहूँ कि बहुत बड़े आपने कोई 3 मार लिया अशरफ खान। बजट में दे दिया इन्होंने। अब 7 करोड़ 68 लाख रुपए से इस शहर को रिहाइश के काबिल बनाएंगे आप। हाँ, रिहाइश के काबिल बनाने के लिए जब भी पिछले दिनों इजलास हो रहे हैं तो मेरी नज़र से यहाँ पर नहीं गुजरा। अमन व अमान के लिए भी कोई बजट यकीनन मख्तस किया गया होगा, तो उस हवाले से क्या जो है ना वो अपडेट्स हैं, क्योंकि इस वक्त शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। खुशी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उनकी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं,
और नई जो गाड़ियाँ उनको ज़रूरत थी जिसकी उनकी रिक्वेजिशन उन्होंने सिंध हुकूमत के साल की थी वो अप्रूव की हैं और नई उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ मिलेंगी। नई पुलिसिंग के निज़ाम में जो इस्लाहात वो लेकर आना चाहते थे उस हवाले से उनको फुल इक्विप्ड किया जाएगा। सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो जो ज़ेर इंतबाह है उसको मुकम्मल किया जाएगा। तो सुनते ही आ रहे हैं ये सारी बातें कि शहर को जो है सेफ एंड सिक्योर किया जाएगा। इसके एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो उनको सिक्योर किया जाएगा। तो आप तो पहले ही डसे हुए हैं, मोबाइल का क्या हुआ? मोबाइल का जिक्र हम करेंगे तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चंद रोज़ कबल सदर डिवीज़न ने SP सदर डिवीज़न ने कार्रवाई की है और उसमें चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया उन्होंने और उनसे हमारा भी मोबाइल मिल गया है। 2 मोबाइल छीने गए थे और 1 मोबाइल मिला है जिसमें SP सदर जो है वो माजिदा हालीपोटो और उनकी जो टीम है उसने कामयाब कार्रवाई की है जिसमें मुझे नाचीज़ का भी मोबाइल उनसे रिकवर हुआ है। ये जो मोबाइल हाथ में वही वाला है, कोई दूसरा तो नहीं पकड़ा दिया आपको? सहाफ़ी होने के डर से बोला हो इसको मोबाइल तो पकड़ाओ, चुप हो। नहीं, दूसरा एक मोबाइल है वो घर पे ही है क्योंकि वो चार्ज नहीं कर सका, लेकर नहीं आया मैं। लेकिन उन्होंने बुला के मुझे कल ये मोबाइल हैंडओवर किया। और दूसरा एक मोबाइल आपको, आप पता नहीं कौन सा अनोखे शहरी हैं जो आपका मोबाइल मिल और गया। दूसरा एक मोबाइल जो अंडर प्रोसेस है वो भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आफ्टर 25 में जो जून है आपको वो मोबाइल भी आपके हैंडओवर भाई आप मिठाई नहीं खाली, उनके लिए चरगा वर्गा लेके पहुंच जाएं आप। और उसमें तमाम मैं समझता हूँ वो जो SP सदर डिवीज़न है माजिदा हालीपोटो और उनकी टीम नाज़ीम तो बहुत अच्छी बात है, सब इंस्पेक्टर हैं वो भी और जो SHO है उन्होंने मुकम्मल ताउन किया इस मामले में और मुकम्मल रेकी करके वहाँ से उन बंदों को एलोकेट करके उठाया लोकेटर के जरिए। ठीक, करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इस बात से ये साबित हुआ, खुलासा आता है ना वो, इस बात में बस आखिरी लाइन का खुलासा ये है कि सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात हुई इसमें शहरियों का भी रोल है कि खुर्शीद भाई मुस्तकिल पीछे रहे, लगे रहे एज सहाफ़ी भी और एज शहरी भी। लेकिन बात ये कि बहुत सारे शहरी भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि कौन इस फटीक में पड़ेगा। तो असल मसला ये है कि हम लोग खुद जो है ना वो बच जाते हैं, चोर आसे देते हैं, चलो भाई हो गया, उसको सदका कर देते हैं एंड में। तो वो भी एक बहस है पूरी। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच खुर्शीद रहमानी और कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ ले ही आते हो मिठाई, कोई मोबाइल मिला था तो कोई कैंडीज़ वैंडीज़ ही ले आते हैं हमारे लिए भी। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और अशरफ खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नींदों में बजट सुनाते रहिए और जो है वो दिमाग को पाते रहिए। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हज के हवाले से स्पेशल सेगमेंट होगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम सबके साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो इस वक्त हम देख रहे हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि आज हज के हवाले से जो है वो अहम सेगमेंट होगा, क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि मनासिक हज का जो सबसे अहम मरहला है, इस वक्त लोग अरफात पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो है बड़ी तादाद में आज वहां पर खुतबा हज भी दिया जाएगा। और मैंने आपसे आगाज़ में ही कहा था कि जो हुज्जाज इकराम हैं बड़ी तादाद में जना वो इस वक्त हज कर रहे हैं। दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज मनासिक हज की अदायगी के लिए जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम मनाजिर भी देखें तो आप दिखाएंगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ जो है वहाँ पर गूंज रही हैं, इबादत का अहतमाम किया जाता है। और आज का जो खुतबा है वो इंतहाई अहम होता है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना खुतबा हज दिया, जिसमें हमने देखा कि वो आज तक आने वाली जो है ना तमाम लोगों के लिए वो मशअल राह है, तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है। लेकिन हर साल जब भी खुतबा होता है और हम देखते हैं कि तमाम जो ज़बानें हैं उनमें तकरीबन 60 ज़बानों में उसका जो है वो तर्जुमा किया जाता है, लोग उसे सुनते हैं, दौरे हाजिर के मुताबिक होता है। तो आज भी हम वो खुतबा यकीनन सुनेंगे और दुआओं का अहतमाम करेंगे, इस्तग़फ़ार का अहतमाम करेंगे, लब्बैक करेंगे, तलबी पढ़ेंगे। और आज हमारे साथ भी हम यहाँ पर स्पेशल सेगमेंट भी होगा। हमारे साथ भी इस वक्त सैयद शहरयार दाऊद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है नाम साहब। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो कारी असद साहब भी मौजूद हैं। आपको भी शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज हम हज के हवाले से जो है ना वो गुफ्तगू तो यकीनन करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना कि इस वक्त जैसे एक बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए पहुंच रहे हैं और अरफात पहुंच रहे हैं, क्या अहमियत है उसकी और किस तरीके से जो है ना यहाँ पर अदायगी होती है अरकान की, क्या क्या इबादत का एहतमाम किया जाता है, बताइएगा जाओ। जी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये है कलमे तशरीक जी। और कलमे तशरीक में अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान की जाती है। यकुम ज़िलहज्जा से लेकर पूरे ज़िलहिज्जा में
ये कलमा तशरीक बार बार पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि जी चूँकि ये 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेके 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर नमाज के बाद बाआवाज़ बुलंद कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। हर मुसलमान मर्द औरत जो आकिल बालिग है जिस पर नमाज फ़र्ज़ है वो ये हर नमाज के बाद मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ये कलमा पढ़ेंगे। और ख़वातीन घर में नमाज़ें जब पढ़ रही हों वो भी एक बार यहाँ 3 बार पस्त आवाज़ में हल्की आवाज़ में पढ़ेंगे। सही। ये कलमा अल्लाह तबारक तआला को बहुत पसंद है। क्यों? इसमें अल्लाह की किब्रियाई है। 3 मरतबा हम कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं।